नमस्कार बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए, और वर्ष क्या है, वर्ष 2025-26। बच्चों, आपको ये बता दें कि आपकी जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है ये बदल चुकी है। ये आपकी एक ही पुस्तक आई है। इस पुस्तक में आपको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। क नंबर में दिया है भूभाग और उसके निवासी, ख नंबर में दिया है अतीत के चित्रपट, और ग नंबर में हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपरा, और घ नंबर शासन और लोकतंत्र, और ड नंबर में हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। इस प्रकार बच्चों, जो आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। तो ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 6वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जो नई आई है, और इस नई पाठ्यपुस्तक के आधार पर एडगेट अभ्यास पुस्तिका में भी प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो ये समझिए कि आपकी पुरानी पुस्तक बदल गई है, ये नई पुस्तक है। इस नई पुस्तक के आधार पर जो प्रश्न दिए, उन प्रश्नों के उत्तर हमने आपको एडगेट में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अनुक्रमणिका क्या दिया हुआ है। इसमें सरल क्रमांक दिया है, पाठ क्रमांक दिया है, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक। देखिए, हम आपको विषय क भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उसके निवासी, उसका अध्याय 1। अध्याय 1 क्या है? पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। ये आपका अध्याय 1 क्या है, आप अपनी नई पुस्तक में देख सकते हैं। नई पुस्तक में दिया है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, इसे अध्याय 1 दिया गया है, और ये पृष्ठ क्रमांक 4 में है। तो इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर दिए हैं, रिक्त स्थान दिए हैं और सही विकल्प दिए हैं, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। विषय का भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उसके निवासी, अध्याय 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसका प्रश्न नंबर 1 है, प्राकृतिक आकृति, पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र का प्रकार है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर राजनीतिक मानचित्र, बी नंबर भौतिक मानचित्र, सी नंबर थीमेटिक मानचित्र, और डी नंबर रेखा चित्र। तो जो आपकी प्राकृतिक आकृतियाँ हैं, जैसे प्रकृति द्वारा जो बनी आकृतियाँ हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर भौतिक मानचित्र। उत्तर में क्या लिख देंगे? बी नंबर भौतिक मानचित्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। सेतु का प्रतीक चिन्ह, जो सेतु है उसका प्रतीक चिन्ह कैसा होता है, ये आपको यहाँ बताना है। तो ये सेतु का प्रतीक चिन्ह आप अपने पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 में देख सकते हैं। नदी, कुआं, तालाब, नहर और सेतु। तो सेतु का प्रतीक चिन्ह जो चिन्ह है, वह सही आंसर आएगा आपका सी नंबर। यहाँ पे आप इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह बना देंगे। इसका किसका? सेतु का। इस टाइप से आप बना सकते हैं। अपनी जो एडगेट की अभ्यास पुस्तिका मिली है उसमें आप ये, तो ये किसका? सेतु का प्रतीक चिन्ह है। इस प्रकार से आप सेतु का प्रतीक चिन्ह बना देंगे। इसका कौन सा सही आंसर आएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यमोत्तर थी जो इस नगर के मध्य से गुजरती थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर उज्जैनी। उज्जैनी से गुजरती थी। ये उज्जैन कहाँ पे? उज्जैनी कहाँ है? मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। तो जो कई शताब्दी पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यमोत्तर थी जो इस नगर, यानी किस नगर से? उज्जैनी नगर के मध्य से गुजरती थी। इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। भारतीय मानक समय ग्रीनच मीन टाइम GMT पर स्थानीय समय से आगे होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 5 घंटे 30 मिनट। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। प्रश्न क्या है आपका? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 24 घंटे में। तो आंसर हम लिख देंगे 24 घंटे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। रमा कौन सी दिशा की ओर जाते हुए? पूर्व दिशा की ओर जाते हुए। तो पूर्व दिशा ये हो गई आपकी। देखिए यहाँ पे ये कौन सी, इस साइड पे ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, और ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। रमा पूर्व दिशा की ओर जाते, अब रमा यहाँ से जाना चालू करती किसकी ओर? पूर्व दिशा की ओर जा रही है। जाते समय अपनी किसकी ओर? बाई ओर मुड़ जाती। बाई ओर मुड़ जाती है तो वह किस दिशा की ओर जा रही है? तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा है? यहाँ पे आपकी उत्तर दिशा है। तो किस दिशा में मुड़ जा रही है? उत्तर दिशा में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर उत्तर। फिर इसके बाद देखिए, मानचित्र का प्रमुख घटक नहीं है। तो बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। और ये जो आरेख है ये मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर आएगा बी नंबर आरेख। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध, जो पृथ्वी है उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो ये मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा भूमध्य रेखा है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है, जो शून्यांश से क्या करती है?
इधर किसको, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को विभाजित करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, भूमध्य रेखा के चारों ओर समानता होती है। तो ए नंबर उष्ण जलवायु, बी नंबर शीतोष्ण जलवायु, शीत जलवायु और समशीतोष्ण जलवायु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर उष्ण जलवायु। जो भूमध्य रेखा के चारों ओर उष्ण यानी गर्म जलवायु होती है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक है। देखिए जो ग्लोब है, उस ग्लोब पर किसी स्थान की आप स्थिति को दर्शाने के लिए क्या आवश्यक है, तो उसके लिए आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, दर्शाने के लिए आवश्यक हैं। यदि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो आप ग्लोब पर किसी भी स्थान की स्थिति को दर्शा सकते हैं। इसके बाद ये आपका प्रश्न नंबर 10 और जो विकल्प थे सही विकल्प कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट अगला आता है यहाँ पे आपका, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये शब्द दिए, इनमें से चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसका ए नंबर क्या कह रहा है, मानचित्रों की पुस्तक खालिस्तान कहलाती है। तो जो मानचित्र होते हैं, चाहे भौतिक मानचित्र हो या राजनीतिक मानचित्र हो, इनकी जो पुस्तकें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एटलस कहलाती हैं। तो खालिस्तान क्या आ जाएगा, एटलस। इसके बाद सेकंड बी नंबर का, ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग खालिस्तान स्तर पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है सी नंबर, किसी मानचित्र में स्थान विशेष पर पाए जाने वाले खनिज को दर्शाया गया है, वह मानचित्र खालिस्तान कहलाता है। तो इसमें खालिस्तान में आ जाएगा आपका थीमेटिक। कौन सा मानचित्र कहलाता है, थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। इसके बाद डी नंबर देखिए, ग्लोब पर एक ग्रिड खालिस्तान और खालिस्तान रेखाओं से मिलकर बनती है। तो आप उत्तर बता देंगे, ग्लोब पर एक ग्रिड अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मिलकर बनती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ई नंबर, प्रमुख यामोत्तर को खालिस्तान से अंकित किया जाता है। जो प्रमुख यामोत्तर होता है उसको शून्यांश से क्या करते हैं, हम अंकित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर अनेक शताब्दियों से तक खालिस्तान का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा। तो आपका आंसर में आ जाएगा खगोल विधा। किसका था, खगोल विधा का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा। इसके बाद नेक्स्ट खालिस्तान है आपका जी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में खालिस्तान दिन का परिवर्तन होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा एक दिन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एच नंबर, ग्लोब खालिस्तान का एक प्रतिरूप है। तो जो ग्लोब है वो किसका एक प्रतिरूप है, तो आप आंसर बता देंगे पृथ्वी का। ग्लोब किसका, पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका आई नंबर, मानचित्र के दाएं ओर बना 4 तीरों का निशान, मानचित्र के दाएं ओर बना 4 तीरों का निशान क्या कहलाता है, निशान दिशाओं को, खालिस्तान को दर्शाता है, दिशाओं को बताता है। दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाओं को बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु कैसी होती है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट की जलवायु ठंडी होती है। तो इस प्रकार से बच्चे आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। उसका पहला प्रश्न है, भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे। तो आप उत्तर बता देंगे कि भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए हम राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। तो आपके उत्तर में क्या आ जाएगा, ओनली राजनीतिक मानचित्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उसी का सेकंड नंबर का प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है, लिखिए। तो आप उत्तर बता देंगे, पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल नहीं है, अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं भूमध्य रेखा और अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी मानचित्र में लघु आरेख क्या कहलाते हैं। तो उत्तर बता देंगे, मानचित्र में लघु आरेख एक रेखा चित्र होता है जो मानचित्र पर दूरी को दर्शाता है। यह एक सरल रेखा है जो मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को दर्शाता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, चतुर्दिश में कौन कौन सी दिशाएं होती है। तो चतुर्दिश में चारों दिशाएं होती हैं, उनमें कौन कौन सी दिशाएं होती है। तो आप बता देंगे, चतुर्दिश में उत्तर पूर्व दक्षिण तथा पश्चिम 4 दिशाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पष्ट करता है। तो आप उत्तर बता देंगे, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब का वह भाग जो लैंप की रोशनी से प्रकाशित होता है उस भाग में दिन को दर्शाता है, जबकि दूसरा भाग जो प्रकाशित नहीं होता वह रात को दर्शाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है।
तो आप उत्तर बता देंगे। नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए कंपास नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। कंपास एक उपकरण है जिसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है, जिससे नाविकों को दिशा का पता लगाने में मदद मिलती है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 7 है इसका उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है? तो आप उत्तर बता देंगे। पृथ्वी पर किसी स्थान का पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं से लगाया जाता है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं और भूमध्य रेखाएं से उत्तर या दक्षिण की ओर मापी जाती हैं, और देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं और प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर मापी जाती हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका? मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप उत्तर बता देंगे। मानचित्र को और स्थलाकृति नाम मानचित्र या टोपोग्राफिक मैप के रूप में जाना जाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो आप उत्तर बता देंगे। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। इसमें 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर शामिल है। यह आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। सॉरी, प्रश्न नंबर 11 नहीं, यहाँ पे आपको जो अति लघुत्तरी 10 प्रश्न दिए गए हैं। अति लघुत्तरी कितने प्रश्न दिए गए हैं? 10 प्रश्न दिए गए हैं। अब इसके बाद जो आपके लघुत्तरी प्रश्न आएंगे, लघुत्तरी प्रश्न थोड़े बड़े प्रश्न। तो चलिए, पहला प्रश्न इसका 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है, लिखिए। तो आप उत्तर बता देंगे। 4 प्रमुख दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हैं। 4 प्रमुख दिशाएं कौन सी हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हैं। इन दिशाओं को ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग कर सकते हैं या सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशा का भी उपयोग कर सकते हैं। सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर जो 1 है, लघुत्तरी प्रश्न का प्रश्न नंबर 1, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। IST और GMI संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण शब्द लिखिए। तो देखिए, IST इसका पूर्ण शब्द क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और GMT तो इसका सही होगा ग्रीनिच मीन टाइम। तो इस प्रकार से इसका दूसरा प्रश्न कंप्लीट। इसका तीसरा प्रश्न देखिए। यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 अंश पूर्व और 30 अंश पूर्व पर क्या समय होगा? तो उत्तर होगा, यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे है तो प्रत्येक 15 अंश पूर्व पर 1 बजे का समय होगा और 30 अंश पूर्व पर 2 बजे का समय होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक 15 अंश यामोत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसी का प्रश्न नंबर 4 है। मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए। क्या कह रहा है? मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है, और इसमें आपको पैमाना दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो अब देखिए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10 मीटर। 10 मीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 60 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा? 6। और 40 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 4। तो आपको क्या करना है? स्केल की सहायता से, जो क्या कह रहा है लंबा, तो यहाँ पे आपको 6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से एक रेखा खींचना है। इस प्रकार से ये कैसे रहेंगी? आयताकार 6 सेंटीमीटर खींच दी आपने, और जो उसकी चौड़ाई है कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 40 मीटर मीन्स 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आप इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे। और ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये आप मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र हो गया। आप उस बगीचे में उसने पेड़ लगाया, फूल लगाया, जो भी लगाया, उसका बगीचा था। आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं या इसको बता सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे कितने? 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर क्या है? लंबा। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है? तो उत्तर देखिए, ग्रीनिच पर स्थित मुख्य यामोत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 अंश देशांतर पर है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। वहार मिहिर कौन थे? इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? आप उत्तर बता देंगे। वहार मिहिर एक प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे जो 6वीं शताब्दी ईस्वी में रहते थे, और उनका जन्म उज्जैन में हुआ था जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित और ज्योतिष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार से वहार मिहिर कौन थे? इनका संबंध मध्य प्रदेश के क्षेत्र से था। तो जो वहार मिहिर थे उनका संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन से था।
इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के ऋण चिन्ह बनाइए। देखिए वृक्ष का ऋण चिन्ह ये हो गया, पुलिस स्टेशन का ऋण चिन्ह आपका ये हो गया प्रतीक चिन्ह, तालाब का, और ये पक्की सड़क। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के ऋण चिन्ह बना के बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है इसी का प्रश्न नंबर 8, मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखकर समझाइए। तो देखिए बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि मानचित्र के प्रमुख घटक कौन से होते हैं। तो मानचित्र के 3 प्रमुख घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी क्या है, यहाँ दूरी देखिए, मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी को दर्शाने के लिए दूरी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दिशा, अगला क्या है, सेकंड दिशा, मानचित्र पर दिशा का उपयोग स्थानों की सापेक्ष स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। और प्रतीक, मानचित्र पर विभिन्न वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न इसी का प्रश्न नंबर 9, मानचित्र व रेखाचित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इनमें अंतर, पहला अंतर, मानचित्र एक क्षेत्र का सटीक माप और पैमाने के साथ प्रतिनिधित्व होता है। जो मानचित्र है एक क्षेत्र का सटीक माप और पैमाने के साथ प्रतिनिधित्व होता है, जबकि रेखाचित्र एक आलेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। दूसरा अंतर बताएंगे, मानचित्र में दिशा, दूरी और प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, जबकि रेखाचित्रों का उपयोग कलात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो यह आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्यों के नाम सहित दर्शाइए। देखिए आपके एडगेट के अभ्यास पुस्तिका में क्या मानचित्र बना हुआ है, उसमें आपको मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य के नाम लिखना है और दर्शाना है। तो देखिए यहाँ बीचों बीच में क्या है, आपका मध्य प्रदेश दर्शा देंगे। यहाँ पे ये मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, तो आप उत्तर में जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, उत्तर प्रदेश मिलेगा। फिर इधर जाएंगे तो क्या है, राजस्थान है ये। उसके बाद ये क्या है, गुजरात। उसके बाद दक्षिण में आएंगे तो क्या मिलेगा, महाराष्ट्र। और इस साइड पे आएंगे तो आप छत्तीसगढ़। तो ये जो 5 राज्य हैं, ये मध्य प्रदेश के कैसे राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं जो सीमा से लगे हुए राज्य हैं। कौन कौन से, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हो गए। तो आप यहाँ पे बीचों बीच में क्या बता देंगे, महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश दर्शा देंगे। फिर यहाँ पे उसी के नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र, इस साइड पे छत्तीसगढ़, इस साइड पे गुजरात और इस साइड पे राजस्थान, और इधर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से आप जो मानचित्र मध्य प्रदेश और उनके पड़ोसी राज्यों को आपको नाम सहित दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इसमें दिया लघु नगर के चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए ये एक लघु नगर है, इसके चित्र को देखकर हमें जो प्रश्न दिए नीचे प्रश्न, उन प्रश्नों को उत्तर देना है। कैसे, पहला प्रश्न क्या है, रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है। तो आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जो है उत्तर, नीचे दक्षिण, और राइट साइड पूर्व और लेफ्ट साइड पश्चिम। तो जो क्या कह रहा है, रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन ये वाला है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, रेलवे स्टेशन। तो ये कौन सी दिशा में है, तो आप देख सकते हैं इस साइड पे है, तो ये पश्चिम दिशा में। तो आप लिख देंगे रेलवे स्टेशन पश्चिम दिशा में है। तो उसके बाद अगला है, बैंक से बाजार जाने के लिए आप किस दिशा से चलकर किस दिशा की ओर जाएंगे। तो उस चित्र में के आधार पे आप बता सकते हैं इसका उत्तर। बैंक से बाजार जाने के लिए हम पश्चिम दिशा से चलकर दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम, बैंक कहाँ पे है, ये बैंक है, इससे चल के हम किधर जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, और वहाँ से फिर घूम के कहाँ आएंगे, बाजार की ओर दक्षिण दिशा में। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दाएं कोने पर स्थित 4 तीरों के निशान क्या प्रदर्शित करता है। देखिए ये जो दाएं कोने पे देखना, ये तीरों के निशान ये क्या प्रदर्शित करते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, दाएं कोने पे स्थित 4 तीरों के निशान 4 दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है। तो आप देखिए यहाँ पे फिर आपको चित्र में जाना, चिकित्सालय कहाँ पे, ये है चिकित्सालय। चिकित्सालय के दक्षिण में क्या है, बाजार है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में बाजार स्थित है। नेक्स्ट है, विद्यालय के नज़दीक में कौन कौन सी जगह दिखाई दे रही है। तो आप उत्तर बता देंगे, विद्यालय के नज़दीक में चिकित्सालय और बाजार दिखाई दे रहा है। किसके, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, विद्यालय के, तो इसमें बाजार और चिकित्सालय उसके क्या है, नज़दीक हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसी का 6वां प्रश्न है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। देखिए मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको ये 3 मानचित्र विशेष रूप से ध्यान रखना है, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में जो प्रकृति द्वारा प्राप्त जैसे पर्वत, पहाड़, नदियाँ हैं, उनका विवरण होता है। राजनीतिक मानचित्र में राज्य है, देश है, उनका विवरण होता है। और थीमेटिक मानचित्र में तो आप देख सकते हैं, आपकी पुस्तक में दिया है, थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है। तो थीमेटिक मानचित्र में जो है इसमें विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान होती है। उदाहरण के लिए पाठ पुस्तक देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा में अंतर बताइए। देखिए अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं,
अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। फिर दूसरा है अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आप उत्तर बता देंगे। मानचित्रों में निर्देशांकों का उपयोग किसी स्थान को सटीक रूप से निर्धारित करने और मानचित्रों पर वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसी का 5वां प्रश्न है, ग्लोब पर चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। तो देखिए जो ग्लोब है, ग्लोब बना लीजिए आप। उसमें आपको भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा को बताना है। तो आप इस प्रकार से क्या बता देंगे, एक ग्लोब बना देंगे। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और यहाँ से ये शून्य अंश पे जो जा रही है, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। आप भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर यदि जाते हैं तो ये उत्तर की ओर ये वाला जितना भाग है ये कौन सा गोलार्ध कहलाएगा? आपका उत्तरी गोलार्ध। तो इस प्रकार से आप दर्शा देंगे इसको उत्तरी गोलार्ध कह के। और इसके नीचे ये वाला भाग जो आ जाएगा, ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको ये कुछ ये लाइनें दिख रही हैं, ये देखो ये वाली लाइन है। तो ये जितनी भी रेखा है ये कौन सी हैं? इन्हें क्या कहते हैं? कौन सी रेखाएं कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, जो एक दूसरे कैसी होती है? समानांतर होती, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। और ये जो है देखिए ये कौन सी रेखाएं? ये वाली उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, ये है आपकी देशांतर रेखाएं। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं वे कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। तो बच्चों आप इस प्रकार से क्या करेंगे, एक ग्लोब बना लेंगे और वहाँ पे इस प्रकार से आप बता देंगे कौन सी देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा है, वो दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा है, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका जो अध्याय 1 था, अध्याय 1 के जो विकल्प थे, खालिस्तान थे, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्न थे, उन प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बताए। और आपको ये भी बता दें कि जो आपकी ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका, ये नई पुस्तक है। ये आपको इसके पहले की एडगेट अभ्यास पुस्तिका से पूरा हटके है, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक ही बदल गई है। तो इसलिए आप ध्यान से पुस्तक को पढ़िए और उन प्रश्नों को उत्तर आप पुस्तक से देख के भी लिख सकते हैं। यदि नहीं आ रहा समझ तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।